हेलो बच्चों, और कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छा ही होंगे सारे के सारे बच्चे। तो चलिए भाई, आज का जो हमारा लेक्चर है वो टॉपिक आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा। तो टॉपिक का जो नाम है क्या है भाई, इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक जो बोलते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड द फील्ड्स। ठीक है, तो ये जो लेक्चर है हमारा वो एप्लीकेशन पर ही है। ठीक है, तो सारे के सारे बच्चे जो भी हमारे एप्लीकेशन पर हैं वो सारे बच्चे हमारे साथ लाइव जुड़ जाइए जल्दी जल्दी करके। ठीक है, और ये पहला लेक्चर है भाई आपका। मैंने कल आपको बताया था कि भाई हमारी एकलव्य एजुकेशन की जो हमारी एप्लीकेशन है, लाइव एप्लीकेशन, उस पर जो है हम रेगुलर बैचेस को शुरू करने वाले हैं। तो उस रेगुलर बैच का ये पहला वाला लेक्चर है भाई। ठीक है, तो पहला लेक्चर है इसलिए बहुत ही मजा आएगा आप सब बच्चों को। टॉपिक शुरू से शुरू करने का मौका आप सब बच्चों को मिल रहा है। तो जो भी बच्चे जिन्हें लग रहा है भाई 12th में डर लग रहा होगा भाई फिजिक्स से कैसे करेंगे, ज्यादातर बच्चों में क्या है, फिजिक्स का हुआ बना होता है। बच्चों को ऐसा लगता है भाई फिजिक्स से कर नहीं पाएंगे, बहुत डिफिकल्ट होगी, या बहुत ऐसे टर्म्स आएंगे जो हम पढ़ नहीं पाएंगे। मैथ्स बहुत यूज होने वाली है, खासकर बायो वाले बच्चे बहुत डरे होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि भाई मैथ्स मतलब इसमें मैथ्स की एप्लीकेशन होने वाली है। ऐसा हम जनरली बोलते हैं कि भाई जो हमारी फिजिक्स है, फिजिक्स को अगर हमें पढ़ना है तो मैथ्स जरूर आनी चाहिए। लेकिन ऐसा मतलब ऐसा जरूरी नहीं है। आपको कुछ छोटे छोटे बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट भी आते हैं तो आप कर लोगे। ठीक है, वो सारा का सारा मैं आपको यहाँ पर साथ साथ बताता रहूंगा। तो डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। डर को एकदम छूमंतर कर दीजिए, बाहर फेंक दीजिए अपने अंदर से निकाल कर, और ऑल इज वेल बोलिए। ठीक है, तो भाई ऑल इज वेल वगैरह बोलते रहना। लेकिन ये हमारा पहला लेक्चर है और बहुत ही मजेदार होने वाला है। इसके अंदर कोई मैथ्स बहुत तगड़ी वाली यूज होने नहीं वाली। ठीक है, और थोड़ी बहुत मैथ्स अगर यूज होगी तो बता दूंगा, जमा घटा तो हर किसी को आता ही है भाई, है ना। तो सारे के सारे बच्चे जो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी करके मुझे थम्स अप दिखाइए और हमारे साथ जल्दी से कमेंट में लिखकर मुझे जरूर बताएं भाई। जो बच्चे लाइव आते जा रहे हैं वो सारे बच्चे मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि भाई हम लाइव आ चुके हैं। पहला लेक्चर है, बहुत मजा आने वाला है सब बच्चों को। इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं भाई। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस का इंट्रोडक्शन कराने से पहले मैं आपको कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा जो आपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व की होंगी। फॉर एग्जांपल, सर्दियों के दिनों में आप लोगों ने देखा होगा जब आप कंबल ओढ़ते थे, ब्लैंकेट को जब आप ओढ़ा करते थे तो ऐसे हाथ मारते थे, पैर मारते थे, उसमें कुछ जलता था। ठीक है भाई, तो उसमें कुछ लाइटनिंग होती थी। तो वो लाइट कहां से आ रही है, कभी किसी ने जानने की कोशिश की? शायद नहीं की होगी। ठीक है, या जब आपने किसी पेन को ऐसे अपने सर पर रब करके पेपर के छोटे टुकड़ों को उठाया होगा, ठीक है भाई, पेपर्स के छोटे से टुकड़ों को उठाया होगा, पेपर के टुकड़े मैंने कैसे काट के डाल दिए और बच्चों को दिखाया भाई देखो अभी जादू से अभी उड़ जाएंगे। ठीक है, तो उड़ जाया करते थे वो। ठीक है, तो वो कैसे होता था, वो जादू कैसे होता था, किसी ने जानने की कोशिश की? शायद वो भी नहीं की होगी। ठीक है, या फिर आसमान के अंदर बिजली कड़कती है। तो बिजली कैसे कड़कती है भाई, बिजली कैसे कड़क रही है, ठीक है, एकदम इतनी चमक कैसे पैदा हो रही है, तो वो कैसे वो कहां से आ रहा है, बात समझ आ रही है। तो सारे के सारे जो फिनोमेनाज हैं, सारे के सारी जो घटनाएं हैं, वो सारी की सारी हमारी इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी हुई हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस से जुड़ी हुई हैं। तो जितनी ही घटनाएं हैं, ठीक है, उन सभी घटनाओं का जो क्या बोलते हैं बेस है, फंडामेंटल है, वो हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो सब कुछ पढ़ने के लिए हमें इलेक्ट्रिक चार्जेस पढ़ने पड़ेंगे, बात समझ में आ रही है। इलेक्ट्रिसिटी की जो बेसिक यूनिट है हमारी क्या है भाई, इलेक्ट्रिक चार्जेस है। अगर हमें चार्ज समझ में आ गया तो हमें इलेक्ट्रिसिटी भी समझ में आ जाएगी। जिस तरीके से आपको मैकेनिक्स को समझने के लिए मास को समझना जरूरी होता है, फोर्स को समझना जरूरी होता है, ठीक उसी तरीके से इलेक्ट्रिक चार्जेस को, इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस समझना जरूरी होगा। ठीक है भाई, तो चलिए भाई धीरे धीरे शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस से। हाँ भाई, कितने बच्चे जल्दी से मुझे बताएंगे भाई इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज, तो पहले हम जानेंगे हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है भाई। कोई बच्चा जल्दी से मुझे बताए भाई इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी समझाऊंगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा है क्या। फॉर एग्जांपल, ये मैंने कोई भी एक पेन उठाया, ठीक है भाई, और इस पेन को मैंने क्या किया भाई, इस पेन को मैंने इस तरीके से नीचे की तरफ फेंका। जब मैं इस पेन को नीचे की तरफ फेंकूंगा तो क्या होगा, ये पेन नीचे की तरफ, मैं सॉरी नीचे की तरफ फेंक नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ इसे छोड़ रहा हूं। जब मैं इसे छोड़ूंगा तो नीचे की तरफ जाता है। तो भाई जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो एक महान इंसान ने ऐसे सोचा कि नीचे की तरफ ही क्यों जा रहा है, ये ऊपर की तरफ क्यों नहीं जा रहा। नाम बताइए उस इंसान का, न्यूटन। ठीक है, तो न्यूटन ने सोचा भाई नीचे की तरफ क्यों जा रहा है, ऊपर की तरफ क्यों नहीं जा रहा। और यही सोचकर उन्होंने क्या किया, एक महान खोज कर दी। ठीक है भाई, जिसे हम आज एक महान नियम की खोज की, जिस नियम को हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से भी जानते हैं। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है भाई, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि पृथ्वी हर एक चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। पृथ्वी हर एक उस चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है जिस चीज के अंदर क्या होता है, मास होता है। तो मास की वजह से क्या है भाई, ये मास की वजह से नीचे की तरफ जा रहा है, बात समझ आ रही है। इसके अंदर मास है, इस बॉडी के अंदर एक ऐसा गुण है जिसकी वजह से पृथ्वी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, और वो गुण कौन सा है, इसका मास, बात समझ आ रही है। तो कोई भी चीज जिसके पास
मास होगा वो पृथ्वी की तरफ क्या होगी, अट्रैक्ट होगी। क्लियर है भाई। ठीक उसी तरीके से मैंने क्या किया, जब मैंने इसको ऐसे रब किया तो रब करने के बाद क्या, पेपर के टुकड़े फाड़ के मैंने ऐसे डाल दिए, और रब करने के बाद जब मैंने पेपर के टुकड़ों को ऐसे पास लेके आया जब इसको, तो पेपर के टुकड़े इससे अट्रैक्ट होने लग गए। अब पेपर के टुकड़ों के अंदर ऐसा कौन सा गुण है जिसकी वजह से ये अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो उस गण को उस गुण को हम क्या बोलते हैं, उस गुण को हम बोलते हैं हमारा चार्ज। बात समझ में आ रही है। तो मेरे ऐसे रब करने की वजह से पेपर के टुकड़े जो अट्रैक्ट हो रहे थे वो किस गुण की वजह से हो रहे थे, वो चार्ज की वजह से हो रहे थे। और चार्ज किसकी वजह से आता है भाई, कोई बच्चा कमेंट करके मुझे बताएगा चार्ज किसकी वजह से आता है। तो चार्ज आता है भाई हमारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स की वजह से आता है। बात समझ में आ रही है। यानी अगर किसी भी बॉडी पर चार्ज होगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की वजह से ही होगा, ठीक है। तो चार्ज किसका गुण है भाई, चार्ज किसकी प्रॉपर्टी है, चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो चार्ज क्या भी, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ, इसे हम बोलेंगे भाई इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ, सारे बच्चे लिख लें भाई, कॉपी और पेन निकाल कर जरूर बैठे, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को हम मिलाकर क्या बोलते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं बोलो बेटा जी, फंडामेंटल पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल क्यों भाई, तो फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक पार्टिकल्स, ठीक है। दुनिया जो बनी हुई है वो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन से मिलकर बनी हुई है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल यानी बेसिक पार्टिकल्स बोलते हैं। इनको हम बेसिक पार्टिकल भी कह सकते हैं अपने। तो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड द प्रोटॉन्स या फिर फंडामेंटल पार्टिकल्स बाय वर्च्यू ऑफ विच टू बॉडी attract or repel each other। बात समझ में आ रही है। तो भाई जो हमारा चार्ज है, जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी दो बॉडी एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करती हैं या फिर एक दूसरे को क्या करती हैं, रिपेल करती हैं। यानी कहने का मतलब अगर किसी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन है, बात समझ में आ रही है, और दूसरी बॉडी के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों बॉडी क्या हो गई, नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है, जिसकी वजह से एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा भाई। तो सभी बच्चों को सारी की सारी बातें समझ में आ रही होंगी। पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अब चार्ज की देखिए जरा, चार्ज की यहां पर एक और डेफिनेशन दूंगा। तो चार्ज क्या है, चार्ज कोई भी चीज है, एनीथिंग। चार्ज क्या भाई, एनीथिंग दैट कॉजेज करंट, एनीथिंग दैट कॉजेज करंट, कोई भी चीज जो करंट बनाती है, एनीथिंग दैट कॉजेज करंट ऑन मोशन। बात समझ में आ रही है। तो कोई भी चीज जो मोशन करने पर करंट बना कर दे, एनीथिंग दैट कॉजेज करंट ऑन मोशन, कोई भी चीज जो मूव करने पर करंट बना कर दे उसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज। ये सारी की सारी बातें आप बच्चों को पता होगी कि भाई चार्ज चलेगा तभी तो करंट आएगा, और चार्ज नहीं चलेगा तो करंट नहीं आएगा। करंट कब बनता है भाई, करंट तभी बनता है जब क्या भी हमारा, करंट तभी बनता है जब चार्ज चलने लग जाता है, ठीक है भाई। तो कोई भी चीज जिसके चलने पर करंट बन जाए उसे हम क्या बोलते हैं भाई, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, उसको हम करंट बोलते हैं। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। चलिए भाई तो आगे चलते हैं फटाफट से। तो चार्ज की मैंने दो डेफिनेशन बता दी। चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से क्या है, दो बॉडी आपस में अट्रैक्ट या रिपेल होती हैं। यानी किसी भी चीज पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स होंगे तो वो दोनों चीजें क्या होंगी, चार्ज्ड कहलाएंगी। हम बोलेंगे वो दोनों वस्तुएं जो है वो दोनों बॉडी चार्ज हो गई हैं। क्लियर है। और वो दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी या फिर रिपेल करेंगी, ठीक है। ये किस बात पर डिपेंड करता है, आइए जरा आगे समझते हैं भाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां पर कुछ बात करेंगे क्या भाई, कि चार्जेस के टाइप कितने तरह के होते हैं भाई, टाइप ऑफ चार्जेस। चले भाई ये तो आपको पता ही होगा, बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं। तो दो तरह के हमारे चार्जेस होते हैं, एक होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज और एक होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। क्लियर है भाई। किसी भी बॉडी पर जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो होगा ड्यू टू प्रोटॉन्स, ठीक है भाई, ड्यू टू प्रोटॉन्स। और किसी भी बॉडी पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से होगा, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं ड्यू टू एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है भाई, या फिर इसको हम कह सकते हैं ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है भाई। तो प्रोटॉन्स ड्यू टू एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, सॉरी ड्यू टू एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स। तो एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स की वजह से और लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पॉजिटिव चार्ज आता है। या तो एक्स्ट्रा प्रोटॉन आ जाए या फिर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए। सेम चीज हम यहां पर भी लिख सकते हैं, ठीक है भाई। नेगेटिव चार्ज किसी भी बॉडी पर कब होता है, तो नेगेटिव चार्ज किसी भी बॉडी पर कब होगा, जल्दी बताइए। तो नेगेटिव चार्ज होगा भाई ड्यू टू एक्स्ट्रा, बोलो बेटा जी, ड्यू टू एक्स्ट्रा
इलेक्ट्रॉन्स और ड्यू टू लैक ऑफ, क्या बोलो बेटा जी, ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटॉन्स। क्लियर है भाई, या तो प्रोटॉन की कमी हो जाए तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, या फिर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाए तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सॉरी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है, चलिए भी आगे चलते हैं। अब मुझे आप बच्चे बताइए भाई, यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है बोलो बेटा जी, यूनिट ऑफ चार्ज। तो चार्ज की जो यूनिट होती है वो क्या होती है बोलो बेटा, चार्ज की यूनिट होती है जो है वो होती है कूलम। क्या होती है बोलो बेटा जी, कूलम जो है वो चार्ज की यूनिट होती है। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं भाई, तो रिप्रेजेंटेड बाय, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं भाई कैपिटल सी से। ठीक है, तो किसी भी बॉडी के ऊपर या तो 4 कूलम चार्ज होगा, या तो 5 कूलम चार्ज होगा, या फिर 6 कूलम चार्ज होगा। तो किसी भी बॉडी पर टोटल चार्ज कितना है, ठीक है भाई, इसे मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं कूलम का। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, ये इसकी एसआई यूनिट है। क्या बोलो बेटा जी, ये इसकी एसआई यूनिट है। ठीक है भाई, अदर यूनिट क्या होती है बोलो बेटा, अदर यूनिट्स, तो अदर यूनिट्स होती है हमारी स्टेट कूलम। क्या होती है बोलो बेटा, स्टेट कूलम होती है, स्टेट कूलम, बात समझ में आ रही है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है भाई, क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो स्टेट कूलम को हम एसयू भी लिखा करते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को हम लिखा करते हैं भाई ईएसयू। ठीक है भाई, तो आप सब बच्चों को ये समझ में आ रहा होगा। तो कूलम, एसयू, ईएसयू, ये सारी की सारी यूनिट्स हैं वो क्या भी हमारी, ये सारी की सारी यूनिट्स जो है वो हमारी चार्जेस की यूनिट है। अब चार्ज, ध्यान देना भी सारे के सारे बच्चे, अब जो चार्जेस होते हैं वो बहुत छोटे भी होते हैं और बहुत बड़े भी होते हैं। बात समझ में आ रही है, जब चार्जेस बहुत छोटे होंगे तो उनको हम लिखेंगे माइक्रो कूलम, पीको कूलम, बात समझ में आ रही है, मिली कूलम। तो माइक्रो का मतलब हो गया 10 की पावर -6 कूलम, पीको का मतलब हो गया 10 की पावर -12 कूलम, मिली का मतलब हो गया 10 की पावर -3 कूलम। बात समझ में आ रही है, तो ये सारी की सारी बातें आपको याद रखनी है। अगर चार्जेस बड़े हुए, अगर चार्जेस बड़े हुए तो क्या बोलेंगे, मेगा कूलम। मेगा कूलम का मतलब 10 की पावर 6 कूलम। क्लियर है भाई, तो ये सारी की सारी बातें आप बच्चों को याद रखनी है भाई। कितने बच्चों को ये सारी बातें समझ में आ रही हैं, जल्दी जल्दी करके मुझे कमेंट में लिखकर बताते रहे भाई। ठीक है, तो चलिए भाई, चार्जेस के बारे में हम समझ चुके हैं। अब हम समझेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। क्या पढ़ेंगे बोलो बेटा जी, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। तो भाई हर एक चीज की प्रॉपर्टीज होती है, जैसे मास की खुद की प्रॉपर्टी होती है। तो मास की प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी भी बॉडी के पास मास होगा वो तो क्या होगा, अर्थ से अट्रैक्ट होगी। कोई भी बॉडी जिसके पास मास होता है वो अर्थ से अट्रैक्ट होती है। कोई भी चीज जिसके पास मास होता है वो जगह घेरती है। कोई भी चीज जिसके पास मास होता है अगर मैं खिंचा के उसको मारूं तो उससे लगेगी भी। बात समझ में आ रही है, या कोई भी चीज जिसके पास मास होगा वो क्या है, कोई भी चीज जिसके पास मास होगा वो भारी होगी, यानी इसके बाद हाँ जो भी है। ठीक है, तो मास की अपनी खुद की प्रॉपर्टीज है। ठीक उसी तरीके से क्या होता है भाई, ठीक उसी तरीके से प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, या किसी भी चीज, हम कह सकते हैं भाई कोई भी चीज जिसके पास मास है अगर उसको मैं खींच के मारूं तो वो सामने वाली बॉडी पर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। तो ठीक इसी तरीके से क्या भाई, ठीक इसी तरीके से चार्जेस के पास भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और वो प्रॉपर्टीज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी आपको बहुत काम आएंगी। अगर बेटा ये नहीं पढ़ी ना तो जिंदगी बर्बाद आपकी। ठीक है भाई, जिंदगी तो नहीं बर्बाद। ठीक है, अगर ये नहीं पढ़ी तो बेटा आगे का चैप्टर खराब हो जाएगा, तो प्लीज को तो जरूर पढ़ लें, स्किप मत करना बिल्कुल भी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है भाई, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, चार्जेस आर एडिटिव। ठीक है, तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है चार्जेस आर एडिटिव। क्या बोलो बेटा जी, चार्जेस आर एडिटिव। चार्जेस जो होते हैं हमारे वो एडिटिव होते हैं। दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है भाई, चार्जेस आर कंजर्व। चार्जेस आर कंजर्व, ठीक है भाई, चार्जेस जो होते हैं हमारे वो कंजर्व होते हैं। और तीसरी जो प्रॉपर्टी है क्या भाई, वो चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। क्या बोलो बेटा जी, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। ठीक है भाई, तो ये तीन प्रॉपर्टी है, इन तीन प्रॉपर्टी को हम धीरे धीरे करके आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी उठाते हैं भाई। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है चार्जेस आर एडिटिव। चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। चार्जेस जो होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं बोलो बेटा जी, एडिटिव होते हैं। अब एडिटिव किस तरीके से होते हैं देखें भाई सारे बच्चे। फॉर एग्जांपल मैंने एक बॉडी ली, उस बॉडी पर +5 कूलम का चार्ज पहले से था भाई, -10 कूलम का चार्ज मैंने एक दे दिया, और +2 कूलम का चार्ज मैंने एक और दे दिया। अब आपको बताना है यहाँ पे टोटल चार्ज कितना होगा, इस बॉडी पर टोटल चार्ज कितना होगा। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया चार्जेस जो है वो एडिटिव नेचर के होते हैं, यानी चार्जेस को हम सिंपली जोड़ सकते हैं। क्लियर है भाई, चार्जेस को हम सिंपल तरीके से जोड़ सकते हैं। यहां पर आपको वेक्टर वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज चार्ज इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। चार्ज क्या है बोलो बेटा, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये लिख लेना भाई, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। यहां पे लिख देता हूं भाई, चार्ज इज अ
स्केलर क्वांटिटी। चलिए, तो टोटल चार्जेस, अगर हम टोटल चार्ज की बात करें तो टोटल चार्ज में मैंने बताया भाई, टोटल चार्ज निकालने के लिए जितने भी चार्जेस हैं उन सभी चार्जेस को हम क्या कर देंगे भाई, सिंपल तरीके से जोड़ देंगे। तो जितने भी चार्जेस आपको दिख रहे हैं उनको जोड़ते चले जाइए, बिकॉज चार्ज तो क्या हो सकते हैं भाई, जुड़ सकते हैं। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो चलिए भाई, 5 को जोड़ दिया, -10 जमा में 2 आ जाएगा, माइनस को माइनस, प्लस को प्लस रखें, आंसर जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा कितना, बोलो बेटा जी, वो निकल कर आएगा हमारा तो -3 निकल कर आएगा शायद, है ना भाई? तो 5 और 2 आ गया 7, तो निकल कर आ गया भाई हमारा -3 -7 कूलम। क्लियर है? तो भाई चार्जेस एडिटिव नेचर के होते हैं, -3 आएगा, सॉरी, चार्जेस जो होते हैं वो एडिटिव नेचर के होते हैं, इसी वजह से जो टोटल चार्ज निकल कर आएगा वो इतना होगा, बिकॉज जो भी चार्ज आता जाएगा वो जुड़ता चला जाएगा। क्लियर है भाई? तो चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर का मतलब ही है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लिया क्या स्क्रीनशॉट? चलिए, ले लिया होगा, बाकी नहीं लिया तो वो अपने किसी, हाँ, वीडियो को पीछे करके ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं फटाफट से, इसको मिटा रहा हूं मैं। दूसरा नियम क्या कहता है भाई? दूसरा नियम कहता है भाई, चार्जेस आर क्वांटाइज, सॉरी, चार्जेस आर कंजर्वेटिव, चार्जेस आर कंजर्व। तो इसको हम नियम बना देते हैं भाई, इसको हमने क्या बना दिया कि नियम बना दिया। ठीक है भाई? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या होगा बेटा जी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चलिए, ये कहता भाई, दिखने में थोड़ा खतरनाक लग रहा है, ठीक है, बट खतरनाक है नहीं। कंजर्वेशन का मतलब क्या है भाई? तो आपने बच्चों ने पढ़ा होगा भाई कि हमें रेन के वाटर को कंजर्व करके रखना चाहिए। कंजर्व मतलब बचा के रखना, खर्च ना करना। बात समझ में आ रही है? तो भाई चार्ज कभी खर्च नहीं होता। बात समझ में आ रही है? चार्ज कंजर्व होता है, इसका मतलब चार्ज कभी भी खर्च नहीं होता। ठीक है? आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब है मास को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसको हम क्या कर सकते हैं भाई? उसको हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा भाई, बचपन में पढ़ा होगा ना, बचपन वाली चीजें, क्या H2 + O2 क्या बनता है? इससे पानी बन जाता है। बात समझ में आ रही है? इसको बैलेंस करेंगे तो क्या होगा? 2H2 + O2 + 2H2O। यहां पर इसका मास कितना है भाई? 4 ग्राम। यहां पर इसका मास कितना है भाई? 16 ग्राम। वाटर कितना बनता है यहां पर? तो वाटर बनता है 18 ग्राम, और ये 2 से मल्टीप्लाई करो कितना हो गया? 36 ग्राम। क्लियर है भाई? इन दोनों को जोड़ेंगे तब भी कितना आएगा भाई हमारा? इन दोनों को जोड़ेंगे, सॉरी, 32 ग्राम होगा। ठीक है भाई? इन दोनों को जोड़ेंगे तब भी 36 ग्राम आएगा। यानी कहने का मतलब जो हमारा मास था वो कंजर्व था, रिएक्शन होने से पहले और रिएक्शन होने के बाद मास ना ही कहीं गया। बात समझ में? ना ही मास पैदा हुआ और ना ही मास, देखो, ना ही यहां पर मास बढ़ा और ना ही मास यहां पर घटा। यानी ना ही मास पैदा हुआ और ना ही मास नष्ट हुआ, यानी कि ना ही मास डिस्ट्रॉय हुआ। मास क्या रहा भाई? मास कांस्टेंट रहा, मास कंजर्व रहा। बात समझ में आ रही है? तो इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है भाई? ठीक इसी तरीके से चार्ज होता है भाई। ठीक इसी तरीके से क्या होता है भाई? चार्ज होता है। किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो ना ही पैदा होगा और ना ही कभी मिट सकता है, वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर जा सकता है। अगर मैं कहता हूं किसी बॉडी पर चार्ज आया है, अगर मैं कहता हूं किसी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं से आया होगा। अरे बात समझ में आ गई? अगर किसी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आया है तो किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलकर इस वाली बॉडी में आ गए होंगे, इसी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ऐसा तो है नहीं कि भाई इसने, इस बॉडी ने बैठकर तपस्या की हिमालय के ऊपर और उसके ऊपर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आके प्रकट हो गए, अचानक से पैदा हो गए। ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना भाई? तो चार्ज कहां से आया भाई? किसी न किसी बॉडी ने भाई इसको दिया होगा। या फिर कभी ऐसा थोड़ी होगा कि आप बैठे हुए हैं तपस्या कर रहे हैं, अचानक से क्या बोलते हैं, आपकी जेब के अंदर 5 लाख रुपए आ जाए। ऐसा नहीं होगा ना, मेहनत करोगे तो पैसे मिलेंगे। ठीक है? तो ऐसे क्या भाई, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एकदम से चमत्कार से पैदा नहीं होते। ठीक है? वो किसी दूसरी बॉडी से इस बॉडी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है? तो चार्ज हमेशा क्या होता है? कंजर्व होता है। इसको समझने के लिए आगे करते हैं भाई, चार्ज कैसे, कोई बॉडी के ऊपर चार्ज कैसे आता है। तो ये समझने के लिए हम क्या करेंगे भाई, यहां पर फॉर एग्जांपल मैंने एक बॉडी ले ली, इस बॉडी पर 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है। क्लियर है भाई? एक और बॉडी ले ली, इस बॉडी पर 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 प्रोटॉन है। क्लियर है? जब मैं इन दोनों को रगड़ता हूं आपस में, क्या करता हूं भाई, जब मैं इन दोनों को रगड़ता हूं, इन दोनों को आपस में जब मैं रब करूंगा, तो रब करने से क्या होगा, रब करने से 5 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर यहां चले जाएंगे। समझ में आ रही नहीं मेरी बात? रब करने से 5 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर यहां चले जाएंगे। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे भैया ऐसे 5 इलेक्ट्रॉन क्या चले जाएंगे, मतलब फोकट के 5 इलेक्ट्रॉन जो अपने आप चले जाएंगे, यहां से यहीं क्यों गए, यहां से यहां क्यों नहीं आए। तो ये सारी की सारी बातें मैं आपको आगे समझाऊंगा जब हम पढ़ेंगे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी।
ठीक है। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रॉन यहां से यहीं क्यों जा रहे हैं, यहां से यहां क्यों नहीं आ रहे हैं, या इलेक्ट्रॉन जा ही क्यों रहे हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए समझिए, जब मैं इन दोनों को रब करता हूं तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल कर यहां चले जाते हैं, तो यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन बच जाते हैं, बात समझ में आ रही है। और यहां पर क्या होता है भाई, यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन चले गए, 5 पहले से थे, तो यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और यहां पर 5 प्रोटॉन हो जाएंगे। क्लियर है। यहां पे पहले टोटल चार्ज कितना था, तो पहले टोटल चार्ज था भाई 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन 0, 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन 0, तो पहले टोटल चार्ज कितना था भाई, यहां पर भी 0 यहां पर भी 0, तो टोटल चार्ज यहां पर जो टोटल चार्ज था हमारा कितना था, बोलो बेटा, टोटल चार्ज था वो 0। ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं यहां पे टोटल चार्ज कितना है, तो यहां पे टोटल चार्ज अगर हम निकालेंगे 5 माइनस का है 10 प्लस का है, यहां पर कितना है भाई -10 और +5, 10, हाँ 10 माइनस के और 5 प्लस के, तो यहां पर निकल कर आया भाई प्लस का 5, यहां पर कितना निकल के आया माइनस का 5। अब टोटल कितना निकल कर आया भाई, तो अगर मैं यहां पे टोटल चार्ज निकालूंगा, क्या निकालूंगा बोलो बेटा जी, अगर मैं टोटल चार्ज निकालूंगा तो प्लस के 5 और माइनस के 5 को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, तो टोटल चार्ज शुरुआत में कितना था 0, बाद में भी कितना आया भाई 0 आया, बात समझ में आ रही है। तो टोटल चार्ज यहां पर नहीं बदला, इसका मतलब चार्ज क्या है, कंजर्व है, चार्ज कभी भी बदलता नहीं है। अगर ये बॉडी पहले चार्ज, अभी ये बॉडी चार्ज नहीं थी पहले, अब ये बॉडी चार्ज हो गई, पहले ये बॉडी भी चार्ज नहीं थी, ये बॉडी भी चार्ज हो गई, तो जब एक बॉडी के ऊपर चार्ज प्रकट होता है, जब किसी बॉडी पर चार्ज आएगा तो एक बॉडी से निकलकर दूसरी बॉडी पर आता है, यानी कहने का मतलब टोटल चार्ज तो अभी भी क्या है भाई, कंजर्व ही है। टोटल चार्ज क्या है बोलो बेटा जी, कंजर्व है, तो चार्ज कहीं पर भी नहीं जाता, चार्ज हमारा रहता है भाई कंजर्व। समझ में आगे नहीं आ गया, ओ सॉरी सारा मिटा दिया, कोई बात नहीं, ये तो हमारा वापस भी आ सकता है, आ जाएगा वापस, पता नहीं, छोड़ो, नहीं आ रहा कोई बात नहीं। तो यहां पर देखते हैं भाई, हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम पढ़ रहे थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मैंने आपको समझा दिया, चार्ज हमेशा क्या रहते हैं, कंजर्व रहते हैं। ठीक है भाई, एक और एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहूंगा। यहां पर एक प्रोसेस होता है जहां पर न्यूट्रॉन जो है अपने आप को आत्महत्या कर लेता है और वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में बन जाता है, बात समझ आ रही है। न्यूट्रॉन आत्महत्या करके क्या करता है भाई, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बन जाता है। यहां पे टोटल चार्ज कितना बोलो बेटा जी, तो यहां पर जो टोटल चार्ज है, न्यूट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है टोटल, तो न्यूट्रॉन के पास टोटल चार्ज है 0, यहां पर टोटल चार्ज कितना भाई +1, यहां पर टोटल चार्ज कितना भाई -1, दोनों जोड़ के क्या बना रहे हैं भाई, तो यहां पे जो टोटल चार्ज बनेगा वो कितना बनेगा बोलो बेटा, तो यहां पर जो टोटल चार्ज बनेगा वो भी 0 ही बनेगा, प्लस और माइनस दोनों को मिला देंगे। क्लियर है भाई, तो यहां पे शुरुआत में भी टोटल चार्ज 0 था और अंत में भी टोटल चार्ज कितना है भाई 0 है, यानी कहने का मतलब क्या हो गया, प्रोसेस की शुरुआत और अंत में दोनों में टोटल चार्ज कितना है भाई 0 है, इसका मतलब चार्ज यहां पर पैदा नहीं हुआ। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, तो चार्ज, टोटल चार्ज हमेशा क्या रहता है बोलो बेटा, कंजर्व रहता है। ठीक है भाई, टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी, इसको हम लिख लेंगे भाई, टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी विल ऑलवेज रिमेन, बोलो बेटा, रिमेन कंजर्व। ठीक है भाई, किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। क्या रहेगा बोलो बेटा जी, कंजर्व रहेगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, होप आप सब बच्चों को समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया तो लाइक का बटन दिखे तो लाइक का दबा देना, कमेंट दिखा तो कमेंट कर देना। ठीक है, जो श्रद्धा हो बेटा वो कर देना। ठीक है, श्रद्धा कपूर मत करना, श्रद्धा करना। ठीक है, देखो जरा, चलिए भाई आगे चलते हैं फटाफट से। तो अगला क्या भाई हमारा, अगला जो टॉपिक है हमारा, सॉरी अगला जो हमारा, हाँ तीसरा लॉ होता है भाई लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन, क्वा की स्पेलिंग गलत होगी, कोई बात नहीं, लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है भाई, तो इसका मतलब क्या, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, इसका मतलब क्या बोलो बेटा जी, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। चार्जेस जो होते हैं क्वांटाइज्ड होते हैं, इसका मतलब क्या है भाई, चार्जेस क्वांटाइज्ड है, इसका मतलब क्या है, तो चार्जेस क्वांटाइज्ड है या कोई भी क्वांटाइज्ड है, इन सबका मतलब क्या होता है भाई, तो सारे बच्चे ध्यान से सुने, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है।
तो क्वांटाइजेशन का मतलब है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं भाई कि ये दीवार क्वांटाइज्ड है, या दीवार छोड़ो, मास क्वांटाइज्ड है। तो अगर मास क्वांटाइज्ड है तो इसका मतलब है भाई कि मास की एक मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होगी, ठीक है भाई। और जो मास की हमेशा एक मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, और किसी भी चीज के पास जो मास होगा वो उस मिनिमम वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ठीक है भाई। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं, आपकी कॉलोनी में एक दूध वाला है, ठीक है भाई। वो दूध वाले के पास जो मिनिमम अमाउंट ऑफ दूध मिलेगा, उस दूध वाले के पास कम से कम जो दूध मिलता है वो 1 लीटर मिलता है। वो कहता है भाई कम से कम दूध जो है मैं 1 लीटर दे सकता हूं, 1 लीटर से कम नहीं दे सकता, ठीक है भाई। और ज्यादा से ज्यादा अगर आपको मिलेगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास 1 लीटर की 1 लीटर के पैकेट्स हैं, वो हमेशा 1 लीटर के पैकेट्स ही बेचता है दूध के। अगर वो दूध वाला 1 लीटर के पैकेट्स ही बेचता है, उसके अलावा वो दूध किसी और फॉर्म में बेचता ही नहीं है। तो जब भी आप उससे दूध लेने जाओगे तो कितना दूध लोगे भाई, या तो 1 लीटर या फिर 2 लीटर या 3 लीटर, है ना भाई। तो 1 थैली, 2 थैली, 3 थैली, 4 थैली, 5 थैली, जितनी थैली चाहिए हो, जितने लीटर दूध चाहिए, जितने लीटर दूध चाहिए आपको, उतनी थैली उससे लेनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा भाई, क्लियर हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे भाई यहां पर कि दूध की एक मिनिमम वैल्यू यहां पर एग्जिस्ट कर रही है, वो है 1 लीटर। तो दूध क्या हो जाएगा, क्वांटाइज्ड हो जाएगा। अब हमने ऐसा मान लिया मास भी क्वांटाइज्ड है, यानी मास की भी एक मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल मास की जो मिनिमम वैल्यू है वो है 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम, आधा किलोग्राम नहीं होगी, बात ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो मास की जो मिनिमम वैल्यू है भैया वो 1 किलोग्राम है। तो अगर किसी के पास मास होगा तो कम से कम कितना होगा, 1 किलोग्राम। मैक्सिमम कितना होगा, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, 5 किलोग्राम। यानी जो मास हमेशा हमें मिलता है वो क्या मिलता है भाई, हमेशा 1 किलोग्राम की फॉर्म में मिलता है, ठीक है भाई। यानी आपके आसपास जितनी भी चीजें होंगी, जितनी भी चीजों में मास होगा वो कम से कम 1 किलोग्राम ही होगा। ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 5 किलोग्राम। क्लियर है भाई। ठीक उसी तरीके से क्या भाई यहां पर, जैसे दूध वाला एग्जांपल मैं ले रहा था आपके सामने, तो दूध अगर कोई बंदा मुझे आके बोलेगा कि आपके पास 3.5, अगर कोई बंदा बोलता है कि मेरे पास 3.5 लीटर दूध है, तो मैं बोलूंगा झूठ बोल रहा है, कि वो तो 1 लीटर की थैली बेचता है। बात समझ में आ रही है, वो थैली फाड़ के भी नहीं देता, ठीक है भाई। वो 1 लीटर की थैली बेचता है कम से कम, तो आधा लीटर की तो बेच ही नहीं सकता। तो 3.5 लीटर दूध कहां से आया, बात समझ आ गई ना गई। तो किसी भी बंदे के पास, अगर किसी भी बंदे के पास जो दूध होगा वो 1 लीटर होगा, या 1 लीटर से इंटीग्रल मल्टीपल होगा, यानी 1 लीटर का 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, n गुना। समझ में आ गई नहीं आ गया। ठीक इसी तरीके से क्या भाई, चार्ज भी क्वांटाइज्ड है। तो आप बोलेंगे भाई चार्ज अगर क्वांटाइज्ड है तो चार्ज की मिनिमम वैल्यू क्या है ना भाई। चार्ज की मिनिमम वैल्यू क्या है, तो मैंने बोला चार्ज की जो मिनिमम वैल्यू है वो है 1.6 इंटू 10 टू द पावर, तो मैं लिखता हूं भाई, तो चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, इसका मतलब है चार्ज हैव मिनिमम वैल्यू, ये मिनिमम लिखा है भाई मैंने, चार्ज है मिनिमम वैल्यू दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, जिसको हम ई करके भी लिखते हैं, ठीक है भाई। अगर मैं ई लिखूंगा ना तो ई का मतलब ये होगा, अगर मैं ई लिखूंगा तो ई का मतलब क्या होगा भाई, ये होगा। और ये क्या होता है भाई, ई का मतलब होता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। क्या होता है बोलो बेटा जी, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। तो चार्ज की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, चार्ज की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। यानी कहने का मतलब किसी भी बॉडी पर कम से कम चार्ज कितना हो सकता है, इतना हो सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा कितना होगा भाई, तो ज्यादा से ज्यादा होगा भाई कितना, किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होगा, किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होगा वो कितना होगा भाई, वो डिपेंड करता है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो डिपेंड करता है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिनिमम चार्ज है, ठीक है भाई। 1 इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है भैया वो मिनिमम चार्ज है, ठीक है भाई। 1 इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो चार्ज की मिनिमम वैल्यू होती है। किसी भी बॉडी पर इस चार्ज से कम चार्ज कभी नहीं हो सकता, ठीक है भाई। किसी भी बॉडी पर इस चार्ज से कम चार्ज नहीं हो सकता। जैसे मैंने बोला था भाई, किसी के भी पास 1 लीटर से कम दूध नहीं हो सकता। ठीक उसी तरीके से किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होगा वो इस वाले चार्ज से कम नहीं होगा। तो ज्यादा कितना होगा भाई, या तो वो इस चार्ज से 2 गुना होगा, या फिर इस चार्ज से 3 गुना होगा, ठीक है भाई। या फिर इस वाले चार्ज से क्या होगा भाई, या फिर इस वाले चार्ज से 4 गुना होगा। बात समझ आ रही है। अगर किसी बॉडी पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज इतना होगा, 3 इलेक्ट्रॉन है तो इतना होगा, 4 इलेक्ट्रॉन है तो इतना होगा, और 1 इलेक्ट्रॉन है तो भाई इतना ही होगा, 1 इलेक्ट्रॉन जितना। 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन जितना। और अगर n इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने बोलो बेटा जी, अगर n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कितना होगा, n इंटू में e। अगर n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो चार्ज कितना होगा, n इंटू में e। तो किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होता है, किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज निकल कर आएगा, बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया। किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज निकल कर आएगा वो क्या होगा भाई, 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ठीक है भाई।
मान लेते हैं किसी बॉडी पर अगर n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उस बॉडी पर टोटल चार्ज कितना होगा, मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, n इलेक्ट्रॉन्स को एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दूंगा। एक इलेक्ट्रॉन की वजह से कितना चार्ज होता है भाई, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से अगर इतना चार्ज है तो n इलेक्ट्रॉन की वजह से कितना चार्ज होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, बॉडी पर टोटल चार्ज निकल कर आ जाएगा। तो किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज है वो है n गुणा में e, जहां पर n का मतलब क्या है भाई, n का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, e का मतलब क्या है भाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ठीक है भाई, कुलम, यानी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। q का मतलब क्या है भाई यहाँ पे टोटल चार्ज, q का मतलब क्या है बोलो बेटा जी, Q का मतलब है यहां पर टोटल चार्ज। तो ये वाली बात फटाफट जल्दी से आप कॉपी करके लिख लीजिए भाई, ठीक है, जल्दी से कॉपी करके लिख लीजिए भाई, होप सब बच्चों ने कॉपी कर ली होगी, ठीक है। चले, हाँ ये मिटाने जा रहा हूं भाई, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो आप लोग। चले, तो इसको हम लिखेंगे कैसे भाई, इसको हम लिखेंगे कैसे भाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी, लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं, सारे बच्चे ध्यान दें। तो टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी is integral multiple of integral multiple of a unit value of an unit value, ठीक है, of a unit value that is E बराबर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। बात समझ आ गई नहीं? किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा भाई, टोटल किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा एक यूनिट वैल्यू की, और वो यूनिट वैल्यू क्या होती है हमारी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। क्लियर है भाई? और इसका जो हमारा इक्वेशन निकलकर सामने आती है वो Q बराबर n ही होती है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आता है, वो क्वेश्चन क्या कहता है भाई, वो क्वेश्चन कहता है भाई हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, कितना बोलो बेटा जी, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मेक्स 1 कूलम चार्ज। बात समझ आ रही है कि कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 कूलम चार्ज बनाएंगे। तो 1 कूलम का मतलब क्या है भाई, टोटल चार्ज। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स यानी हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो क्या होता है भाई, Q बराबर होता है n इंटू में E। तो n निकालने के लिए हम क्या करेंगे, Q को E से डिवाइड कर देंगे, है ना भाई। तो n निकालने के लिए हम क्या करेंगे, Q को E से डिवाइड कर देंगे, ठीक है भाई। तो n बराबर क्या करेंगे, टोटल चार्ज कितना है भाई, टोटल चार्ज है 1 कूलम, तो 1 कूलम रख दिया। E की वैल्यू कितनी है, तो E की जो वैल्यू है वो है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। क्लियर है? इसको काटेंगे तो 6.25, अगर इसे काटेंगे, अगर इसको कैंसिल करेंगे तो 6.25 निकल कर आएगा। 6.25 इंटू में 10 टू द पावर माइनस नहीं, सॉरी, ये प्लस का होगा। हाँ, 10 की पावर शायद मेरे ख्याल में 20 आएगा, ठीक है भाई। देख लेने एक बार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक बार कैलकुलेट कर लोगे तो तसल्ली हो जाएगी आप सब बच्चों को। चेक कर लेना भाई एक बार, ठीक है भाई। तो कितने बच्चों को ये सारी की सारी बातें समझ में आ गई, जल्दी से फटाफट मुझे कमेंट में जरूर लिखकर बताएं कि सर हमें सारी की सारी बातें समझ में आ चुकी हैं। तो चार्जेस के बारे में हमने 3 बातें पढ़ी। सबसे पहली बात, चार्ज क्या होता है। चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, यानी किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन्स की वजह से होगा। क्लियर है भाई? किसी बॉडी पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, किसी बॉडी पर अगर इलेक्ट्रॉन से ज्यादा प्रोटॉन्स हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर किसी बॉडी पर प्रोटॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। बात समझ आ गई नहीं? किसी जिस बॉडी पर जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उस पर नेगेटिव, और जिस बॉडी पर ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। क्लियर है? दूसरी बात क्या है यहां पर, चार्ज को हमने समझ लिया, चार्ज की यूनिट होती है भाई कूलम, इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम और स्टैट कूलम। क्लियर है? उसके बाद चार्ज कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से, नेगेटिव चार्ज प्रोटॉन की वजह से होता है। अगली बात हमने पढ़ी भाई चार्जेस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। चार्जेस की 3 प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, चार्जेस एडिटिव होते हैं, उनको हम सिंपली जोड़ सकते हैं। चार्जेस क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं, यानी चार्ज ना ही पैदा होते हैं और ना ही चार्ज कभी खत्म होते हैं। अगर किसी बॉडी पर चार्ज आया है तो किसी पहली वाली बॉडी से क्या हुआ होगा, ट्रांसफर होकर आया होगा। ठीक है भाई? अगर किसी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आया है तो नेगेटिव चार्ज किसी एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से आया होगा। पॉजिटिव आया तो इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे उसमें से, तो पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर है भाई? इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे तो कौन बचेंगे, प्रोटॉन, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तीसरी बात थी, चार्जेस हमारे क्वांटाइज्ड होते हैं। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या था भाई, कि जो हमारे चार्जेस होते हैं उनकी एक मिनिमम वैल्यू होती है, वो होती है हमारी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और किसी भी बॉडी पर जो मिनिमम चार्ज होगा वो कितना होगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। मैक्सिमम कितना होगा भाई, तो डिपेंड करता है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 विच इज मिनिमम। ठीक है भाई? अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे
तो एक इलेक्ट्रॉन का 2 गुना चार्ज उसके ऊपर होगा। 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक इलेक्ट्रॉन का 3 गुना। अगर n इलेक्ट्रॉन होंगे तो टोटल चार्ज कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का n गुना। तो ये सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि भाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। अगली वाली क्लास में हम पढ़ेंगे भाई क्या, ये पहली क्लास थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, सारी की सारी बातें मैंने एकदम बेसिक तरीके से आपको समझाई हैं, ठीक है। आगे वाली क्लासेस के अंदर हम पढ़ेंगे चार्जेस को कैसे हम क्या कर सकते हैं, चार्जेस, किसी भी बॉडी को हम चार्ज कैसे करते हैं, ठीक है। ये बातें हम पहले भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन इस बार मैं वादा करता हूं एकदम नई तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम बेसिक तरीके से आपको समझाऊंगा, ठीक है, एकदम फंडामेंटल तरीके से, जो शायद आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। दूसरा हम पढ़ेंगे कुलम्ब्स लॉ। तो कुलम्ब्स लॉ में आते ही हम समझेंगे कि दो चार्जेस आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स कैसे लगाते हैं और उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, ठीक है भाई। हम फोर्सेस तो पढ़े हैं भाई कि भाई लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये तो हमने पढ़ा ही हुआ है। लेकिन उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लगता है। अगर दो या दो से ज्यादा चार्जेस आ जाएंगे तो उनके बीच में लगने वाले फोर्सेस की डायरेक्शन अलग अलग होगी, है ना भाई। अगर एक चार्ज के चारों तरफ बहुत सारे चार्ज रख दिए जाएं, अगर एक चार्ज के चारों तरफ बहुत सारे चार्जेस रख दिए जाएं तो इस सारे चार्ज मिलकर इस चार्ज पर फोर्स लगाएंगे। अब इस पर लगने वाला फोर्स अलग अलग चार्ज की वजह से अलग अलग दिशाओं में होगा, अलग अलग डायरेक्शन में होगा। तो उन सभी फोर्सेस का सम जो होगा, उन सभी फोर्सेस का जो टोटल होगा वो कितना होगा, कैसे करेंगे, सारी की सारी बातें, ठीक है। तो जानने के लिए देखते रहिए इसी लेक्चर का अगला वाला एपिसोड, सॉरी एपिसोड नहीं, इसी लेक्चर का अगला वाला पार्ट, ठीक है। तो यहां तक के लिए धन्यवाद। चलिए आपसे विदा लेते हैं, लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।